मैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से बोल रहा हूं। और प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मुंह खुर की बीमारी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मुंह खुर की बीमारी बेसिकली एक वायरस से होती है, लेकिन ये देखा गया है कि ये वायरस जो बीमारी है, इसके बहुत सारे स्टेन्स हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। और ये बीमारी केवल हिंदुस्तान में नहीं होती, दुनिया के सभी हिस्सों में ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन कुछ मुल्कों में, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन लोगों ने लगातार वैक्सीन करके इस बीमारी को अपने मुल्कों से निकाल दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे ये बीमारी नहीं होती। सदर्न अमेरिका है, वहाँ पे ये बीमारी नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान के एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इन महाद्वीपों में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। तो इस बीमारी की स्टेन्स अलग अलग हैं, क्योंकि वायरस की बीमारी में स्टेन्स की म्यूटेशन होती रहती है, स्टेन्स बार बार बदलते रहते हैं। और आज तक कम से कम 120 तक फुट एंड माउथ डिजीज के स्टेन्स की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन जो ज़्यादा विरुलेंट हैं, जो बीमारी को बहुत अग्रेसिव रूप में लेके आते हैं, वो 4-5 हैं, जैसे ओ, ए, सी, एशिया 1, सैट 1, 2, 3, ये ज़्यादा विरुलेंट हैं। इसलिए जब भी हम लोग कोई वैक्सीन बनाते हैं, हम हमेशा उस जरासीमों के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो बीमारी को बहुत तेज़ी से, बहुत विरुलेंसी से लेके आते हैं। और अगर हम ऐसे वैक्सीन के, ऐसे स्टेन्स के उल्ट वैक्सीन बनाते हैं, तो क्या होता है, अगर छोटी छोटी स्टेन्स दूसरे पशुओं को अफेक्ट करें तो भी उन बीमारियों में लक्षण बहुत कम आते हैं। इसलिए इसके अगेंस्ट जो भी वैक्सीन बनाई जाती है, ज़्यादा विरुलेंट स्टेन्स के उल्ट बनाई जाती है। लेकिन ये बेसिकली बीमारी है क्या और कैसे पनपती है? नॉर्मली जब चेंज ऑफ सीजन आता है, गर्मियों से हम लोग सर्दियों में एंटर करते हैं, सर्दियों से हम लोग गर्मियों में एंटर करते हैं, उस पीरियड्स में इस वायरस की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है। वैसे तो सारा साल ही हो सकती है, लेकिन इन महीनों में इनकी जो अवेलेबिलिटी, इस वैक्सीन की जो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इन्हीं महीनों में ये बीमारी शुरू होती है। जब बीमारी सबसे पहले शुरू होती है, तो वायरस की जो एंट्री है बेसिकली बॉडी में, ये उसके नाक के जरिए होती है। नाक का जो फेरेंक्स पार्ट है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इस पार्ट में वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से एंट्री होके लंग्स में से ये फिर खून में आते हैं। जब खून में आते हैं तो पशु को बुखार चढ़ता है, और बुखार के साथ साथ ही पशु को कंपन भी होती है। कंपन के बाद ये पशु उस हिस्से से, खून से, ये दूसरे उन हिस्सों में माइग्रेट करते हैं जहाँ पे इस वायरस की मल्टीप्लिकेशन होती है। और कैटल एंड बफलोस में ये नॉर्मली देखा गया कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कौन से बॉडी के हिस्सों में होती है? ज़्यादा तौर पे मुंह में होती है, इसलिए इसको मुंह की बीमारी बोलते हैं। खुरों में होती है, खुरों में इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको मुंह खुर की बीमारी बोला जाता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि क्रॉस ब्रेड पशुओं में ये बीमारी केवल मुंह और खुरों में नहीं होती, इसके साथ साथ इसमें टीट्स और अडर में भी होती है। ये बात आप लोग ख्याल कीजिए, देसी पशुओं में टीट्स की इन्वॉल्वमेंट और अडर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, लेकिन दोगली गायों में टीट्स और अडर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सबसे पहले जब मुंह में ये बीमारी आती है, तो मुंह में, जिसको हम लोग वेसिकल्स बोल देते हैं, छाले, जिसको हम मुंह में छाले बनते हैं। लेकिन छाले किस हिस्सों में बनेंगे? मुंह की जबान के ऊपर और मुंह के गम्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर छाले बनते हैं। इसीलिए पैरों में जो दोनों डिजिट्स के भीतर ये चमड़ी होती है, उस चमड़ी पे भी छाले बनते हैं। और दोगली गायों में हमने देखा गया है, दोगली गायों में टीट्स के ऊपर और अडर के ऊपर भी कई बार छाले बनते, हमेशा नहीं बनते। और लेकिन मुंह खुर की बीमारी में स्टेन्स पे डिपेंड कर कौन सी स्टेन से ये बीमारी है। कई पशुओं में केवल मुंह में छाले बनते हैं, कई पशुओं में केवल खुरों में छाले होते हैं, कई पशुओं में मुंह और खुरों दोनों में छाले होते हैं। लेकिन छाले बनने के 24 घंटे के उपरांत ये छाले टूट जाते हैं, और टूट्स के जो सरफेस एक्सपोज होती है, जो उसका टिश्यू नंगा हो जाता है, उसमें पशु को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण पशु अपने मुंह को खोल भी नहीं पाता। खाने की बात तो बहुत दूर की रही, वो पानी भी नहीं पी सकता।
वो चुपचाप अपने मुंह को बंद करके बैठा रहता है। और यही हालत पशुओं के खुरों की होती है। खुरों में जब छाले फूटते हैं तो उनकी सर्विस नंगी होती है, तो उस नंगी सर्विस में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पशु अपने पैर को हिला भी नहीं पाता। कई बार एक खुरे वाला होता है, कई बार 2, कई बार 3, कई बार 4 भी हो जाते हैं। लेकिन पशुओं में सबसे तेजी से फैलने वाली ये बीमारी ये मुंह खुर की बीमारी है। ये कभी कहीं भी एक पशु को नहीं होती, जिस घर में भी आएगी, अगर उन पशुओं के प्रॉपर से वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उन सब पशुओं में आएगी जिस पशुओं के वैक्सीनेशन नहीं हुई। उस घर में नहीं, उस गांव में भी कम से कम सैकड़ों गांव में, उस गांव में कम से कम सैकड़ों घरों में ये बीमारी आएगी, और उस गांव में नहीं सैकड़ों और गांव में बीमारी आएगी। ये बीमारी की जो इसकी एक्सपेंशन है, जो कैसे फैलती है, जब एक बीमारी वाला पशु सांस लेता है, जो सांस के भीतर इसके जरासीम बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे जैसे वो हवा में जाती है तो एक हवा के जरिए ये बीमारी फैलती रहती है। केवल हवा के जरिए नहीं, जितना भी खाना उस इन्फेक्टेड पशु के उसके जो कांटेक्ट में खाना आता है, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, अगर वो किसी दूसरे पशु के कांटेक्ट में आएगा उसको भी बीमारी होगी। जो वर्कर वहाँ पे उस डेयरी फार्म में काम करेंगे, अगर वर्कर वहाँ से उठकर किसी दूसरी डेयरी फार्म में चले गए उनको भी बीमारी आएगी। अगर उस डेयरी फार्म से हमने एक पशु दूसरी जगह पे ले गए तो उस पशु को जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते में उसका वायरस फैलता जाएगा। इसलिए इस बीमारी में हम लोगों को केवल पशुओं को कांटेक्ट या उसका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अवॉइड नहीं करना, इसमें हम लोगों को उस पशु को जिसमें बीमारी आ जाती है उसको उस जगह से बाहर हिलने भी नहीं देना। उसके बाहर चारों तरफ उस फार्म के बाहर हम लोग चूना डाल देते हैं, ना किसी बंदे को अंदर आने देते हैं, ना अंदर से किसी बंदे को बाहर जाने देते हैं, ना अंदर से किसी खुराक को बाहर जाने देते हैं, ना बाहर से किसी खुराक को अंदर आने देते हैं। तब हम लोग उस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि हवा के जरिए जो पशु सांस लेता है उस हवा के जरिए बीमारी फिर भी आगे फैलती जाती है। तो जब छाले मुंह और खुरों के हो गए, जब छाले उसके टीट्स पे बन जाते हैं या उसके अडर पे बन जाते हैं, वो सबसे भयानक स्थिति होती है। और मैंने प्रैक्टिकली कई केसों में ऐसा देखा है, जिस डेयरी फार्म में टीट्स के ऊपर छाले आ जाते हैं उन सभी पशुओं को मास्टाइटिस भी पक्की होती है। और ये मास्टाइटिस इतनी भयंकर होती है कि इसमें चारों थन ही खराब होते हैं, क्योंकि टीट्स के ऊपर जो छाले बनते हैं चारों थनों के ऊपर बनते हैं, अडर के ऊपर भी बनते हैं। तो ऐसे सारे पशु जिनको मुंह खुर की बीमारी के भीतर छाले टीट्स पे बन जाती हैं, उनको मास्टाइटिस में भी सभी थन उसके इन्वॉल्व होते हैं। और उनको ट्रीटमेंट करना हम लोगों को, एक तरफ से हम लोगों को उस मुंह खुर की बीमारी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दूसरी तरफ से हम लोगों को मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। और ये देखा गया है नॉर्मली ये बीमारी के छाले 10 से 15 दिनों के भीतर रिकवर करते हैं, लेकिन पशु फिर भी अपनी दूध की पूरी प्रोडक्शन पे कभी आता ही नहीं। 1 महीने तक इनकी दूध की प्रोडक्शन कम रहती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस बीमारी में होता है दैट इज़ इकोनॉमिक लॉसेस। उसमें डेयरी फार्मर को पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इस बीमारी में पशु की मॉर्टेलिटी समझो, कितने पशु मरते हैं। अगर 100 पशु बीमार हों, जो बड़े अडल्ट पशु हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% पशुओं की मौत होती है। लेकिन अगर छोटे पशु जो अपनी माँ का दूध पीते हैं और जिन माताओं को ये बीमारी आ जाती है, उस बीमार माँओं का जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से आती है और उसमें 20 से लेके 50% तक बच्चों की मौत होती है। इसलिए अगर कहीं भी डेयरी फार्मों में बीमारी आती है, ऐसे बीमार पशुओं का दूध बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। तो ऐसे ये बीमारी फैलती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस बीमारी का हम लोग क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैडम आप कहाँ से आई हैं? सर मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आई हूँ सर। हाँ जी। तो आपने कोई वीडियो वगैरह देखा था या क्या सोच के? नहीं सर, वीडियो तो मैंने देखा नहीं था। मुझे लॉकडाउन से पहले मामा जी है इसी डिपार्टमेंट में जॉब करते, तो उन्होंने सजेशन किया था कि यहाँ जाओ करते हुए।
हिमाचल एनिमल हस्बेंड्री में जॉब करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो क्या फीस वगैरह कितनी लगी आपकी? फीस लड़कियों के लिए यहाँ पे हाँ जी 50% कम है। हाँ जी 15,000 लगे यहाँ पे। कितना टाइम होगा आपको यहाँ आए? यहाँ 2 महीने हो रहे हैं। तो क्या आप सीख चुकी हैं मतलब? हाँ अभी प्रैक्टिकल चला हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है मतलब आप यहाँ लड़की होगी आप यहाँ आई सीखने के लिए? नहीं सर काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, स्टडी अच्छी है यहाँ पे बहुत। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आपके पास एनिमल्स हैं या फिर आप कैसे मतलब वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए? नहीं सर गवर्नमेंट जॉब में तो अभी इसका कोई वो नहीं है हिमाचल में अभी। पापा रिटायर हो गए एज ए फार्मासिस्ट चीफ रिटायर हो गए, तो वहाँ पे पापा ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है सर। अच्छा। तो हाँ जी वहाँ पे अभी प्राइवेट बहुत कम है। अच्छा प्राइवेट बहुत? हाँ जी। हिमाचल के अंदर ही कम? हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल अपने स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट में भी कम ही है, बहुत कम है। कम है। हाँ जी। तो जो वीडियो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी महिलाएं भी देख रही हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर करनी चाहिए सर सबको कि लड़कियों को आगे आनी चाहिए। अब तो लड़कियां मतलब कि लड़कों के हर फील्ड में साथ चली हुई। हाँ जी। चलो ठीक है मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। कैसे हम लोग इस बीमारी को बचा सकते हैं? इस बीमारी को मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें तकरीबन 120 तरह के अलग अलग स्टेन्स हैं जो आज तक रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। दुनिया के सभी कंट्रीज में ये बीमारी आती है, लेकिन कुछ एक मुल्कों ने जहाँ पे जो डेयरी फार्म का धंधा है ऑर्गेनाइज्ड रूप में है, वो लोग संचालन के रूप में डेयरी फार्म का धंधा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की भांति की नहीं, हमारे यहाँ पे बैकयार्ड डेयरिंग है। बैकयार्ड डेयरिंग से क्या भाव लेते हैं? किसी ने घर में 1 पशु रखा हुआ है, किसी ने 2 पशु रखे हुए हैं, किसी ने 3 पशु रखे हैं। 70 से 80% जो रूरल इंडिया के फार्मर्स हैं वो सभी पशुपालन कित्ते पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास पशुपालन बहुत कम है। बहुत कम उन लोगों के पास पशु हैं, वो ज़्यादा दूध देने वाले पशु नहीं हैं। लेकिन बाहरले मुल्कों में देखा गया है कि वहाँ पे लोग डेयरी फार्म का धंधा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग धंधा करते हैं उनके पास बड़े बड़े डेयरी फार्म है। 50 से लेकर 100-100, 200 पशु तक वो डेयरी फार्म रखते हैं। उन लोगों के पास खुली ज़मीन है, वो बाउंडर ज़मीन है, उसी के भीतर ही अपने पशुओं को रखते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत कम लोग जो धंधा करते हैं, तो उसमें जो उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 100% कवर होता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या देखा गया कि हम मुंह खुर की बीमारी पिछले 40 सालों से हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, और हम लोगों को इतनी डोजें सप्लाई होती हैं कि सारे हिंदुस्तान के पशुओं के लिए सफिशिएंट डोजेज होती हैं। लेकिन फिर भी हम 100% पशुओं का वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा कभी कर नहीं पाते। हमारे जब भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है इट इज़ ऑलवेज पार्शियल, सभी पशुओं की वैक्सीनेशन नहीं होती। इसलिए हर साल इस बीमारी की आउटब्रेक्स होती रहती है, और हमने 35-40 साल लगातार वैक्सीनेशन शेड्यूल अडॉप्ट करके भी हम लोग इस बीमारी को अपने मुल्क से रहित करवा नहीं पाए। लेकिन कई दुनिया के मुल्कों में उन लोगों ने इस बीमारी को अपने से दूर कर लिया, उन मुल्कों में ये बीमारी नहीं होती। और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? जब इसकी 120 स्ट्रेन्स अलग रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, कुछ स्ट्रेन्स इस बीमारी की ऐसी हैं जो बहुत घातक हैं, जिसमें बीमारी बहुत अग्रेसिव रूप में आती है। तो जब हम लोगों ने इसकी वैक्सीनेशन बनाई तो हम 120 स्ट्रेन्स के उल्ट इसकी वैक्सीन बना नहीं पाए। हमने केवल उन स्ट्रेन्स के उल्ट इसकी वैक्सीनेशन बनाई जो स्ट्रेन्स ज़्यादा घातक थी। तो हमने नॉर्मली जितनी भी वैक्सीन हमारे इंडिया में बनती है, नॉर्मली दैट इज़ ट्राइवेलेंट वैक्सीन। ट्राइवेलेंट से क्या पता, हमने 3 स्ट्रेन्स के उल्ट वैक्सीन बनाई है। नंबर 1 O, नंबर 2 A एंड नंबर 3 एशिया 1। O, A, एशिया 1 के अगेंस्ट हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है। अगर ये तीनों में कोई भी स्ट्रेन्स आती है, उसको हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया हुआ है, तो उनमें ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके अलावा 120 में किसी और स्ट्रेन से बीमारी आ गई तो उस पशु में मुंह खुर की बीमारी तो आएगी, लेकिन उसकी जो अक्रेंस होगी, जो उसकी विरुलेंसी होगी, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। पशु को उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीमारी हल्की सी आके 3-4 दिन में पशु हमारे नॉर्मली रिकवर कर जाते हैं। और दूसरी हमने एक बार और देखी है
अगर एक के उल्ट हमने वैक्सीन बनाई है तो दूसरी को बीमारी किसी दूसरे स्ट्रेन से आ गई, इनकी क्रॉस जो इम्यूनिटी नहीं आती। क्रॉस इम्यूनिटी से भाव सकते हो, अगर एक के उल्ट जिसके उल्ट वैक्सीन बनी है केवल उस स्ट्रेन के उल्ट इम्यूनिटी आएगी, दूसरी स्ट्रेन के उल्ट इम्यूनिटी नहीं आती। इसलिए हल्की सी बीमारी वैक्सीनेशन होने के पश्चात भी आपके पशुओं को आ सकती है। हम लोगों को कभी ये नहीं कहना कि ये वैक्सीन लगाने के बाद बीमारी नहीं आएगी। ये बात सबको क्लियर हो गई। उसके बारे में हम बातें आगे बताते हैं कि हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हम लोगों को इसका कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब भी मुंह खुर की बीमारी आती है, एक बात मान के चलो, इस पशु की इन्वॉल्वमेंट कम से कम 10 दिन जरूर होगी। 10 दिन के भीतर हम लोगों ने क्या करना है, जो मुंह में छाले आते हैं, इस मुंह में छालों को या पैरों के भीतर जो छाले आते हैं, इन छालों को हम लोगों ने लाल दवाई का हल्का पानी बना के 1 से 1000 कंसंट्रेशन का सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनको धोना है। और जो पानी हम पिलाते हैं पशु को, अगर वो पानी पी सकता है तो उसमें भी हम थोड़ा सा पानी पीने वाले में लाल दवाई डाल देते हैं, ताकि जब वो पानी पिए उसके मुंह के गार्गल्स होते रहे। अगर कोई पशु पानी नहीं पीता तो हम लोगों को उसका मुंह खोल के उसके मुंह के भीतर हम लोगों को पानी डालना पड़ता है लाल दवाई वाला। ये कम से कम आप लोग 3 बार जरूर डालोगे। अगर पानी डालने के पश्चात अगर फिजिबल है, जो छाले आप लोगों को नज़र आएंगे उसमें आप ग्लिसरीन लेके, जो मीठी वाली होती है उसमें थोड़ा सा बोरिक एसिड डाल लो, बोरोग्लिसरीन बन जाती है। उसको कॉटन से आप लोग उस स्वैब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, वो उसको थोड़ी सी शांति देगा, उसको थोड़ी सी दर्द कम होगी। इसी तरह पैरों में हम लोगों को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनके पैरों को धोना है। पैरों में धोने के पश्चात कई बार हम लोग इसमें फिनाइल की पट्टी कर देते हैं, या कॉपर सल्फेट नीला थोथा 1 से 2% उसकी पट्टी कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पट्टियां नहीं करेंगे तो उसमें और बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होगी, वो केसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। इसलिए मुंह खुर की बीमारी में पैरों की पट्टियां करना ये अति आवश्यक है। तीसरी बात आ गई, अगर छाले टीट्स के ऊपर आ जाते हैं तो टीट्स के ऊपर भी आप लोगों को लाल दवाई से छाले या बिटाडीन से छालों को साफ कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ उस पशु का दूध निकाल के दूध को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं इसमें मस्टाइटिस तो नहीं हुई। अगर मस्टाइटिस है तो आप लोगों को मस्टाइटिस का ट्रीटमेंट भी साथ साथ में करना चाहिए। अगर ये आप लोग लगातार इसका ट्रीटमेंट करोगे, फिर भी ट्रीटमेंट करने के 8-10 दिन के भीतर ये पशु की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इस बीमारी के जरासीम ये दूध में निकलते हैं, और दूध में जब निकलते हैं या कोई बंदा जो मिलकर है पशु को दूध चोता है, जिस टीट्स के ऊपर छाले हैं, अगर आप लोगों ने उसको ऐसे ही इसकी मिल्किंग कर ली तो यह निश्चित है ये बीमारी पशुओं से डेयरी फार्मर्स को जो स्पेशली दूध की मिल्किंग करते हैं उनके हाथ में भी छाले हो सकते हैं, उनके हाथ में भी ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। इसलिए हमेशा जब भी आप लोगों को मुंह खुर की बीमारी वाले पशु की दूध की मिल्किंग करनी है, मिल्किंग करने से पहले और मिल्किंग करने के बाद आप लोगों को अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह 2-3 बार साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हो। अब आती है आगे बात, वैक्सीनेशन शेड्यूल हम लोगों को कैसे करना है। इसका वैक्सीनेशन जो मार्केट में आती है, हमेशा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी वैक्सीन सप्लाई करती है, ये वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती है, उनकी कैटल सेंसस के हिसाब से दी जाती है। अगर एक स्टेट्स में 30 लाख एनिमल्स हैं जो कैटल सेंसस स्टेट ने करके भेजी है, 30 लाख के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को 32 लाख वैक्सीन देती है, थोड़ी सी ज़्यादा देती है। क्योंकि हम कई बार ये सोचती है सरकार कि 30 लाख की अगर कैटल सेंसस हुई है, 1-2 लाख ऐसे पशु भी हो सकते हैं जो बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, इसलिए वैक्सीन हमेशा सरप्लस सप्लाई होती है। और सभी डॉक्टर्स को या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स के बंदों को ये बोला जाता है कि आपको 100% वैक्सीनेशन करनी है। 100% वैक्सीनेशन होती नहीं है। नॉर्मली कई लोगों के दिलों में ये डर भय बना हुआ होता है कि अगर हम लोग वैक्सीन करवाएंगे तो वैक्सीन करवाने के उपरांत पशु का दूध सूख जाएगा।
लेकिन एक बात आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मुंह खुर की बीमारी के कारण पशु का दूध बिल्कुल नहीं सूखता। ये बिल्कुल कन्फर्मेशन है, इसमें दूध की बिल्कुल भी कम नहीं होता। लेकिन दूसरी बात, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट आता है, इसमें जो बॉडी की हीट है, इसमें बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलती, हीट की डिसिपेशन नहीं होती। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं या पशु को बीमारी आती है तो पशु की बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलती, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है? जब पशु की बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलती तो पशु कई बार बीमारी आने के पश्चात खींच खींच के सांस लेता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाती है। और ये खींच के सांस हम लोगों को कब अफेक्ट करती है? जब हमारे लोगों के पास ऐसे पशु हैं जिनको हम अपने खेतों में ड्राउट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उन पशुओं में ड्राउट एबिलिटी, खेतों में काम करने की जो उनकी क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसको हम लोग पेंटिंग बोलते हैं। वो पशु खींच खींच के सांस लेते हैं। तो कई बार इस गर्मैश के कारण जो पशुओं के दूध की प्रोडक्शन है 1 महीने तक भी नॉर्मल नहीं हो पाती, या उतनी कभी नहीं होती जितनी इसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम इसकी वैक्सीनेशन करते हैं, इस बीमारी की वैक्सीनेशन करनी अति ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, वैक्सीनेशन अब हम लोगों को कब करनी है? जो वैक्सीनेशन की मार्केट में अवेलेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन इस बार पंजाब को दी थी परचेज़ करके, वो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी की वैक्सीन दी थी। उस वैक्सीन को हम सबसे पहले 4 महीने की उम्र में कैटल एंड बफलोस में लगाते हैं। पहली वैक्सीन की डोज कब देते हैं? 4 महीनों की उम्र में। और दूसरी वैक्सीन की डोज उस वैक्सीन के लगने के 9 महीने बाद देते हैं, उसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं। ये 2 वैक्सीन लगनी अत्यंत ज़रूरी है, तो उसमें 1 साल की इम्यूनिटी बन जाती है। उसके बाद हम लोगों को हर वर्ष ये वैक्सीन देनी पड़ती है। लेकिन जिस इलाकों में बीमारी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिन इलाकों में बीमारी ये अक्सर होती रहती है, तो उसमें साइंटिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं कि आप लोगों को ये वैक्सीन साल में 2 बार करवानी चाहिए। 2 बार करवाने से कम आप लोगों को इतनी तसल्ली तो हो जाती है, उसमें अगर बीमारी आएगी भी, जो इन बीमारियों के अगेंस्ट, इन बीमारियों के जिस स्ट्रेन की उल्टी वैक्सीन नहीं बनी, तो उसमें जो वैक्सीन और किसी स्ट्रेन से बीमारी आएगी तो उसमें आपको बीमारी का अटैक बहुत हल्का आएगा, उसमें आपका नुकसान नहीं होता। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता था। अब अगर किसी बच्चे को इस बीमारी के बारे में कुछ और पूछना चाहिए, जैसे एफएमडी में, फुट एंड माउथ डिजीज़ में सर, जैसे वेटनरी जैसे मेडिसिन का प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें ट्रीटमेंट में, तो इसमें जैसे लक्षण ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, मैस्टाइटिस का रूप ले लेता है। तो सर मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट और इसका एफएमडी का ट्रीटमेंट दोनों साथ में कर सकते हैं? हाँ प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले बात तो ये है कि आप लोगों को फुट एंड माउथ का क्या ट्रीटमेंट करना है। ये तो एक कॉमन की बात है कि फुट एंड माउथ डिजीज़ में बुखार होगा, आप लोग बुखार का ट्रीटमेंट करोगे, जिसको हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं? ये वायरल डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ में हम वायरस डिजीज़ का कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन इस बीमारी में बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए हम लोग जो नॉर्मल इसमें जो एंटीबायोटिक देते हैं, दैट इज़ एंडरोफ्लॉक्सासिन। इसमें हम लोग एंडरोफ्लॉक्सासिन देते हैं। लेकिन बच्चों में जो 20 से 50% डेथ होती है बच्चों में इस फुट एंड माउथ डिजीज के कारण, वो हार्ट की जो एक ऊपरली बीच वाली सतह है, जिसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट के कारण बच्चों की डेथ होती है। जब मायोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें हमेशा हमारे लोगों का एमॉक्सिसिलिन साल्ट इफेक्टिव आता है। अगर आप लोग फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात करें तो उसमें आप लोगों को जो एंटीबायोटिक यूज़ करना होगा, आप लोग एंड्रोसिन और एमॉक्सिसिलिन की अगर कम्बिनेशन यूज़ करोगे, सबसे अच्छी वो रहती है। लेकिन अगर दूसरी बात करें हम लोग मस्टाइटिस की, जो मस्टाइटिस इस बीमारी के कारण आती है, जो उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैंने क्या देखा है कि ये अगर हम इंटामॉक्स या अमॉक्सिसिलिन साल्ट और एंड्रोफ्लॉक्सासिन दोनों इकट्ठे यूज़ करें, उसमें 50 से 60 या 70% तक तो मस्टाइटिस चेक हो जाती है।
लेकिन मुंह खुर की बीमारी में जब मास्टाइटिस साथ में एसोसिएटेड होती है तो उसमें हम लोगों को कई बार 3 एंटीबायोटिक यूज़ भी करने पड़ते हैं। तो आप लोग उसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन, नंबर 2 अमॉक्सिसिलिन, नंबर 3 सेफ्ट्रोट्राइऑक्सिन, ये साथ में यूज़ करोगे तब आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें आप लोग तीनों एंटीबायोटिक को आप लोगों को इकट्ठा यूज़ करना है। जब फुट एंड माउथ का एनिमल है सर, तो उसका मिल्क अपन बच्चों को पिला सकते हैं क्या? नहीं बेटे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर किसी गाय को या किसी भैंस को मुंह खुर की बीमारी आती है, मुंह खुर की बीमारी के जरासीम ये दूध में निकलते हैं, बताया था मैंने आपको। जब उसके जरासीम दूध में निकलते हैं और बच्चा उस कच्चे दूध को पीता है तो उसको तो बीमारी 100% होती है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि मुंह खुर की बीमारी बच्चों में दिल की बीच वाली सतह को अफेक्ट करती है और उसमें 100% पशुओं के बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए जो मॉर्टेलिटी रेट आता है बच्चों में वो 20 से 50% तक आता है, क्योंकि उसमें हार्ट की लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसलिए किसी भी मुंह खुर वाले पशु से बच्चे को दूध बिल्कुल पिलाना बिल्कुल ही नहीं पिलाना चाहिए। ये बात ही खत्म हो गई। क्लियर? सर पुछਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਫਐਮਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। हाँ प्यारे किसान भाइयों, इस बात के बारे में आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये फुट एंड माउथ बीमारी को हम लोगों ने रेडिकेट कर दिया है, और ये जिस मुल्कों में ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है और उन मुल्कों में जहाँ से बीमारी पाई जाती है वो देश उन मुल्कों से ना तो दूध ना दूध से बना हुआ कोई और प्रोडक्ट वो परचेज नहीं करते, क्योंकि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में दोनों में ये कीटाणु, दोनों में ये जीवाणु आते हैं, और अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको अपने मुल्क में ये बीमारी फैलने का डर रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जहाँ से बीमारी को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया गया है, उन कंट्रीज़ में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान से बने हुए ना तो दूध यूज़ करते हैं ना दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ताकि उनके कंट्रीज़ में ये बीमारी आ ना पाए। और जिस कारण इसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को क्या होता है, इट इज़ ए बिग लॉस टू दी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इंडिया। कैसे होता है, जब हमारे डेयरी फार्मर जो दूध पैदा करते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स जो विदेशों में बिक ही नहीं पाते तो हम लोगों को उस दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स का रेट उतना मिलता नहीं जितना हम लोगों को मिल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए साल करोड़ों रुपए खर्च करके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। इसलिए करती है कि आप लोगों के इलाके से, आप लोगों के एरिया से, आप लोगों की जुरिस्डिक्शन के या हिंदुस्तान के पेरिफेरी के भीतर से ये बीमारी खत्म हो जाए, और जितना भी दूध हम लोगों पैदा करते हैं उससे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी सेल इंटरनेशनल मार्केट में हो सके। लेकिन आप लोगों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि अगर 100% पशुओं की वैक्सीनेशन 4, 5, 6 साल तक लगातार हो जाए तो अब हम लोग भी उन मुल्कों की भांति इस वैक्सीनेशन से, इस बीमारी से फ्री हो जाएंगे। थैंक यू बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी जानवर में एफएमडी हुआ तो उसके बाद हम इस वायरस में हम वैक्सीन लगा सकते हैं अगर हमने पहले नहीं लगाया बीमारी? अच्छा ठीक है। किसान भाइयों, प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं? किसान भाइयों, बात ऐसी है, अगर हमारे घर में या हमारे डेयरी फार्म में या हमारे गांव में भी इवन अगर फुट एंड माउथ डिजीज़ की आउटब्रेक होती है, आप लोगों को एडवाइस ये है कि ऐसे केस में जो पशु उस कांटेक्ट में हैं हम लोग उसको वैक्सीनेशन लगाते नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअली जो वैक्सीनेशन है वो भी एक तरह का वायरस, खुद का ही वायरस है, वो वायरस इनएक्टिवेटेड है। अगर हम ऐसे पशुओं को वैक्सीनेशन लगाएंगे जो बीमार पशुओं के कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड है वो बाई एयर होती है,
बाई एयर स्प्रेड होने के चांसेस में पशुओं के इन्वायरमेंट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब हम उसको इनएक्टिवेटेड वायरस और देंगे तो उसमें बीमारी और भी ज़्यादा अग्रेसिव रूप में आती है और जल्दी आ जाती है जितनी जल्दी वो नहीं आनी चाहिए। इसलिए कभी भी हम लोग जब बीमारी की आउटब्रेक होती है, स्पेशली फुट एंड माउथ डिजीज की, तो उसमें हम लोग पशुओं को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 विच आर एब्सोल्युटली हेल्दी, 100% वो बिल्कुल हेल्दी हैं। एक पशु जो 100% इन्फेक्टेड हैं, एक ऐसे पशु जो उनके बीमारी के लक्षण कोई थोड़े बहुत आने की हम लोगों को उम्मीद होती है, एसोसिएटेड एनिमल्स। 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल हेल्दी पशुओं को, जो बिल्कुल तंदुरुस्त पशु हैं, उनको उस जूरिसडिक्शन से रिमूव करके कहीं अलग जगह पे ले जाएं तो उसमें आप लोग वैक्सीन कर तो सकते हो, लेकिन प्राय अक्सर देखा गया है अगर आप लोग उसको वैक्सीनेशन करोगे तो भी इसमें बीमारी आएगी और ज़्यादा अग्रेसिव रूप में आएगी। इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोगों को जब डिजीज़ की फुट एंड माउथ की आउटब्रेक आती है उस रीजन में आप लोगों को वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सर हम पोटेशियम परमैंगनेट FMD के लिए यूज़ करते हैं मुंह धोने के लिए, तो अगर सर हमने उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाई, ज़्यादा वो पानी में लगाया, तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, उसमें प्यारे किसान भैया ऐसे है कि जो नॉर्मली इसकी रिकमेंडेड डोज है, उसकी जो सोल्यूशन, उसकी जो डिल्यूशन है दैट इज़ 1 to 1000, 1 से 1000 डिल्यूशन का हम यूज़ करते हैं। वो उसमें उसकी एफिकेसी बिल्कुल सही आती है और उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी पशु पी भी ले तो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हम ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा का तो कोई मतलब बनता नहीं। ज़्यादा कितना ज़्यादा यूज़ करोगे, अप टू सम एक्सटेंट तो टॉलरेट हो पाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग यूज़ करोगे तो उसमें आप लोगों को नुकसान पशुओं को थोड़ा सा हो सकता है, उसमें पार्शली इनडाइजेशन होगी हमेशा। तो इसमें हमेशा आप लोगों को हल्की सी कंसंट्रेशन को यूज़ करना है। हम लोगों को केवल एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है और डिसइंफेक्टेंट के लिए जो सही डोज बनती है, जो सही उसकी रेशो बनती है, दैट इज़ ऑलवेज 1 to 1000 ओनली। ओके।